अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी का मामला कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन का सबसे अहम मौजू बना हुआ है। मज़कूरा पार्लियामेंटेरियंस पर दर्ज की गई गैर संजीदा FIR आला अदलिया के जजेस के सामने मजाक बन रही हैं, जबकि इसके साथ साथ आज इमरान खान का बयान सामने आया है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 9 और 10 सितंबर की रात इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने गायब कर दिया था, मगर अली अमीन गंडापुर लाज रख रहा है और बोल नहीं रहा है। जबकि दूसरी तरफ कुछ दिनों से आला अदलिया के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या फिर चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार के हवाले से आईनी तरमीम का मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि खुद हुकूमत कभी वजाहत करती है तो कभी कन्फ्यूजन पैदा करती है। और अब वाज़े इशारे दिए जा रहे हैं कि पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन में कल ही इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। मगर साथ ही इमरान खान ने आज फिर खदशा जाहिर किया है कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को आईनी तरमीम के जरिए तौसी देने जा रही है, जो इमरान खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पर हमला तस्वुर होगा। और ये इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि मंगल को खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी की तरफ से जो प्रेस जारी की गई थी, उसमें चीफ जस्टिस की अपनी तौसी से मुतालिक एक दिन पहले सहाफ़ियों से की गई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की वजाहत करते हुए कहा गया था कि सहाफ़ियों की तरफ से चीफ जस्टिस से उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक पूछा गया तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि कई महीने पहले वजीर कानून उनके चैम्बर में आए थे और बताया था कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए फिक्स करने पर गौर कर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने वजीर कानून से कहा कि अगर ये प्रपोजल किसी खास फर्द के लिए है और अगर इसे नाफिज किया जाता है तो ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसे वो कबूल नहीं करेंगे। इस मीटिंग में चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सीनियर तरीन जज और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। मगर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि तरमीम आ रही है, कल ही आ रही है। चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार आला अदलिया के जजेस की उम्र में 68 साल तक की तौसी और 2/3 अक्सरियत के हवाले से देखिए उन्होंने क्या कहा। फिर कल फाइनल है कि जब सेनेट का इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा, तो हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने जा रही है उसमें। बिल्कुल ये हुकूमत का और पार्लियामान का इस्तकाक है। बिल्कुल आईनी तरमीम अगर ला रहे हैं तो ज़रूर लेके आएंगे, कानून साजी भी ज़रूर करेंगे। इसको इतना ओवरली पोलिटिसाइज पता नहीं क्यों एक मखसूस सियासी जमात कर रही है और इस पर सियासत खेली जा रही है। क्या जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाया जा रहा है इस तरमीम के जरिए, 65 से 68 किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल ये एक पॉइंट है, वो अंडर कंसिडरेशन है। ये कतन पर्सन स्पेसिफिक नहीं, ये तमाम तर उन जज साहिबान पे इसका इतलाक होगा जो उनकी उम्र में तोसी हो। और इसका सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी तब्दील कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के जरिए। सीनियरिटी प्रिंसिपल तो 175A सब आर्टिकल 3 में वो है कि सीनियर मोस्ट जज है। तो ये 3-4 ऑप्शंस जो हैं ये अंडर कंसिडरेशन। जब आप कहते हैं कि सब के ऑप्शंस हैं, इसका मतलब अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ड्राफ्ट, या फिर ये तमाम चीज़ें कल जो अमेंडमेंट होगी उसमें होगी, एज भी होगी और ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील करने की शिक भी होगी। आपको ये ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि हम 3-4 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल हतमी शक्ल में है। अब इसमें कौन से आर्टिकल को या कौन सी चीज़ को हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाना है ये भी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है और उसमें फाइनलिटी किसी चीज़ ने अटेन नहीं की है। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, तो सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या कल के इजलास में आईनी तरमीम लाई जा रही है, तो ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जी कल के इजलास में आईनी तरमीम पेश करेंगे। इस पर सहाफ़ी ने मजीद पूछा कि क्या आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी है, तो ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जी हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी हो चुकी है। मगर आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या कल कोई आईनी तरमीम होने जा रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है। कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही, आईनी तरमीम कल नहीं होगी। मैं कर रहा हूँ, नंबर पूरे हो गए। मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। मोहसिन नकवी साहब को तो पता होगा ना। मोहसिन नकवी साहब आपकी लोगों की रिहाई के लिए आए हुए हैं। जबकि आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का फिर कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तौसी देने की मुखालफत का बयान खुश आइंद है। शुक्र है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो किसी भी तौसी को नहीं मानते। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तौसी देकर हमला आवर होने जा रहे हैं। जजिस को धमकियां मिल रही हैं, अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने गायब किया, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोग को उठाते हैं। सहाफ़ी ने उस पर पूछा कि अली अमीन गंडापुर तो कह रहे हैं कि मीटिंग थी जहां अपनी मर्जी से गए थे, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर लाज रख रहा है और बोल नहीं रहा है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हर चीज़ के लिए NOC लेता है। क्या पता कल
इसको भी गायब कर दें। साहबी ने पूछा कि आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दिया, तो वो धोखा क्या था? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जेल में चिड़िया पर नहीं मार सकती। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर खान सुबह 7 बजे जेल में आए। एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम दिया गया कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ही 8 सितंबर की तारीख दी गई और कहा गया कि तमाम सहूलियात दी जाएंगी। 8 सितंबर को जो हमारे साथ हुआ, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? इमरान खान ने तोसी से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के बयान को खुशाइंद करार दे दिया, मगर कल जहां कौमी असम्बली से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वो किसी भी इदारे में तोसी के मुखालिफ है, तो वहीं उन्होंने चीफ जस्टिस के तैनाती के लिए सीनियरिटी के बजाय अहलियत को मयार बनाने की तजवीज़ दी और नामों का पैनल भेजने की भी बात कर दी। इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। क्या ये नहीं हो सकता कि आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत ही बना दी जाए? फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी में तो काफी नहीं होती। जरा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी। मेरी तजवीज होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशियल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है। पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं। मेरी जमात इसके लिए संजीदा है और शायद हम अपने वकला के मशवरे के साथ इस हवाले से कुछ तजावीज़ ऐवान में लाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क के इदारों की इस्लाहात की तरफ जाएं। यानी जेयूआई वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है? जाहिर जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। मौलाना फजलुर रहमान की सिमत अभी भी गैर वाज़ेह नजर आ रही है। हुकूमत इन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौलाना ने अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया है। जबकि आज हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आईनी तरामीम के हवाले से भी सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद होना है। जो जजत के हवाले से और अदालतिया के हवाले से तरामीम आ रही हैं। जिन स्पेसिफिक्स की बात आप कर रही हैं, उस पे तो जब तक कंसेंसस नहीं बनता या कोई इत्तेफाक नहीं होता, किसी भी पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, उस पर अमल दरामद तो अभी आपके सामने अभी तक चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है, इसमें तौसीक के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता, और जैसा ये बड़ा फोरम बना है वहाँ ये फैसले किया जा सकता है। इस वक्त तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो तो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा अपना मंशूर पे मबनी है। तमाम पीटीआई इल्ज़ाम भी आयद कर रही है कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत पीटीआई से मुंसलिक अराकीन को गायब कर रही है। साथ ही पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा से मुतालबा किया कि वो तौसीक़ कबूल ना करें, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। आज मैंने काजी फाइसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर लें। एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो आप नहीं लेंगे, बट ये ट्रेंड सेट करना है, और जिन लोगों ने सेट करना है उन्होंने अपने लिए बार हमेशा हाई रखना होता है। ये हमारी इल्तिमास है। अब्दुल्ला बलोच आए, उनको अगवा किया गया और अब वो गायब। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कल जो आईनी तरमीम ये पेश करना चाह रहे हैं बिल, उसके लिए हमारे लोगों को डरा धमका के तोड़ा जाए। और इस आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनाब काजी फाइज़ ईसा साहब को मुलाजमत में कायम रखना है। अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें भी आपने नहीं दी हैं, अभी तो आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है, तो ये किस आइन की हम बात कर रहे हैं कि पैकेज ला रहे हैं, पैकेज ला रहे हैं? और पैकेज क्या है? क्या सिर्फ एक फर्द वाहिद काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन ही एक ऐसी चीज है जिसपे पैकेज ला रहे हैं आप? और वो आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, अगरचे बाद में उनका दफ्तर की जानिब से बर्दाश्ती बयान आया कि मैंने अपनी इंडिविजुअल एक्सटेंशन की बात की थी, और फिर स्पेकुलेशन हवा में घूमी कि जनाब ये 3 साल सभी की शायद एक्सटेंशन दे रहे हैं। आप ऐलान करें कि किसी भी शक्ल में एक्सटेंशन नहीं होगी।
हमारे साथ इस वक्त शहजाद इकबाल ही मौजूद है। शहजाद, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज आपने बैरिस्टर अकील मलिक से खबर निकलवाई कि अब तरमीम तो बहरहाल आने जा रही है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसके हवाले से तरमीम हो सकती है, मगर ये भी कहा कि 68 साल उम्र हो सकती है। ये इशारा भी दिया कि नंबर पूरे हैं, मगर फिर ये भी कि जी हाँ अभी तो पैकेज फाइनल है नहीं है, इस किस्म की बात भी कर रहे थे। नंबर्स के लिए JUI पे रिलाई करेंगे या जो तहरीक इंसाफ के 41 अरकान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नतीजे में इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, उन पर रिलाई करेंगे? एग्जैक्टली इस इंटरव्यू के अलावा भी आपकी ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमती ज़राए से जो बात हुई है वो उसमें क्या तस्वीर क्या सामने आ रही है आपकी? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। इंटरव्यू में तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि कल आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं जो कि जुडिशरी के हवाले से है, और हुकूमत ऑब्वियसली ये कह रही है कि इस्लाहात के लिए है, लेकिन जो इसमें दो तीन ऑप्शंस का उन्होंने जिक्र किया, उसमें एक तो सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील करने वाली बात है और दूसरा जो एज के हवाले से बात है। अब कुछ हमारे ज़राए से भी बात हुई है, जो लॉ मिनिस्ट्री है वो ये समझती है कि अगर जजेस की जो एज है सुप्रीम कोर्ट में वो 65 से 68 कर दी जाए तो इससे जो है जो पीरियड है ऑब्वियसली काजी फाइसा साहब का वो भी 3 साल के लिए बढ़ जाएगा, और जो तमाम जजेस हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उनमें 3 साल की तोसी हो जाएगी। तो ये लॉ मिनिस्ट्री के मुताबिक एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और इसमें शोर उनके मुताबिक कम मचेगा। जो दूसरा लेकिन इसमें मामला ये है कि कल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये तकरीर कर दी है कि वो एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो फौज में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, जुडिशरी में हो, लेकिन अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील करके मेरिट पे फैसले किए जाए तो वो उसके हक में होंगे। ये उन्होंने वाज़ेह हिंट कल कर दी है। तो हुकूमत को एक प्रॉब्लम जो इसमें थोड़ा सा वो ये आ रहा है कि अगर फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड रखना है तो शायद वो एक्सटेंशन के हवाले से नहीं वोट देंगे, और इसीलिए 2-3 ऑप्शंस पे गौर है। और उसमें जो एक ऑप्शन जो आज बताया अकील मलिक साहब ने वो यही है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल चेंज कर दें, टॉप जो 4-5 जजेस हैं उनमें से किसी एक को अपॉइंट किया जाए, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होगा इस पर उन्होंने कोई वाज़ेह बात नहीं की है। वैसे तो वो हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि जो हुकूमत है या प्राइम मिनिस्टर है वही जो है फैसला करेंगे कि कौन जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा, जो कि माजी में होता रहे। लेकिन माजी में आपको पता है कि वो मामला कितना मुतनाज़ा भी बना, खासतौर पर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सुपरसीड करके सज्जाद अली शाह साहब को बनाया था चीफ जस्टिस, और उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट में 10 जजेस ने, पहले 2 जजेस ने, बाद में 10 जजेस ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया था जब जो उनकी अपॉइंटमेंट का मामला था। तो इस मामले में अब ये हुकूमती ज़राए कहते हैं कि जो 41 जो पीटीआई के लोग थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप दोबारा अपनी पार्टी एफिलिएशन साबित करें और आप जाके 15 दिन में बताएं कि आप किस पार्टी से वाबस्ता है, और फिर पार्टी भी उसको इंडोर्स करेगी कि आपके मेंबरान है। हुकूमत इस वक्त उन 41 लोगों को इंडिपेंडेंट तस्वुर कर रही है और उनकी राय में कि ये लोग आज़ाद हैं, ये किसी भी तरफ वोट दे सकते हैं। अब शाहजेब इसमें 2 मामला आते हैं। एक तो ये है कि जो 41 में से 38 हमारे ज़राए बताते हैं कि वो तो अपना एफिडेविट जमा करवा चुके हैं, पार्टी वाबस्तगी का भी और पार्टी इंडोर्स भी कर चुकी है। 3 ऐसे लोग हैं जो कि उस वक्त मुल्क में नहीं थे और शायद आज भी स्टेटस यही है, उन्होंने अब तक एफिडेविट नहीं जमा करवाया है। तो हमने जब अभी अकील साहब से भी पूछा क्या उन 3 लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं कि क्या वो आपको वोट देंगे, तो उस पर उन्होंने कहा वो भी दे सकते हैं और जो दूसरे जो टोटल मेंबरान है 41 वो भी दे सकते हैं क्योंकि वो इस वक्त आज़ाद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो आज़ाद हैं। लेकिन अब मामला ये है शाहजेब कि ये जो रिस्क लेने जा रही है हुकूमत, ये कहाँ पे एंड अप करेगा, क्योंकि हमारी जिन ज़राए से बात हुई वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि अगर हमने इन 41 में से 10 या 12 से वोट ले भी लिया या उससे कम से वोट ले भी लिया, तो कल को जब एक तफसीली फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले का, जब तफसीली ऑर्डर आ जाएगा, वो भी आपको पता है कि मंसूर अली शाह साहब ने लिखना है, तब इसका स्टेटस क्या होगा, क्योंकि उसी जजमेंट में ये इख्तियार दिया गया था कि आप पार्टी वाबस्तगी साबित करें। अब बिलफर्ज के कल कोई इंडिपेंडेंट जो है वो जाके वोट दे देता है इस अमेंडमेंट को, लेकिन बाद में ये बात सामने आती है कि उसने अपनी पार्टी वाबस्तगी भी साबित की हुई है, उसको इंडोर्स भी किया है, तो फिर क्या मामला होगा। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। हुकूमत खुद कह रही है कि हम एक रिस्क तो लेने जा रहे हैं, ये एंड अप कैसे होगा, चैलेंज हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा उससे वो अभी भी यानी आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं है हुकूमत कि इसका नतीजा वही निकलेगा जो हुकूमत सोच रही है। दावेदार जरूर हैं कि हमारे पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। अब जाहिर नेशनल असेंबली में अगर मौलाना मिल भी जाएं तब भी 4 कम पड़ते हैं, अगर ये पीटीआई के मिला लें तो एक कंट्रोवर्सी आगे पैदा हो सकती है। और क्योंकि बैरिस्टर साहब आपके प्रोग्राम में ये तासुर दे रहे थे कि कौमी असेंबली में भी आ सकता है, सेनेट में भी बगैर मौलाना बगैर एनपी के नहीं होते ही 2/3 मेजॉरिटी पूरी। अब मौलाना एक्सटेंशन के लिए नहीं राजी, मगर इस बात के लिए राजी कि जी जो टॉप का पैनल है उसमें से किसी को चीफ जस्टिस चुना जाए। तो हुकूमत अभी खुली आंखों के साथ नहीं जा रही है सारे के सारे मामले में, उन्हें खुद भी नहीं पता क्या होगा इसका नतीजा।
देखिए शहज़ेब, एक तो ये बात मैं आपको बताऊं कि हुकूमती ज़राए ने हमें ये बताया कि फजल रहमान साहब से उन्होंने कहा है कि हमारे पास कौमी असम्बली में तो नंबर पूरे हो जाएंगे JUIF के बगैर भी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनका टारगेट अभी 41 लोग हैं, उनकी नज़र में 41 लोग आज़ाद हैं और ये किसी को भी वोट कर सकते हैं। लेकिन सेनेट में हुकूमत के मुताबिक मामला थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो वहाँ पे जो है इतना क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि वो दावे तो कर रहे हैं कि मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है। एक दो लोगों का इधर उधर होना जो इंडिपेंडेंट है वो मामले को चेंज कर सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है और उनको लग रहा है कि बाद में ये ओवरटर्न भी हो सकता है, तो इस हवाले से अगर आप स्ट्रैटेजी देखें तो हुकूमत की यही है कि जो होता है कर लो, बाद में देखा जाएगा। जब रिजर्व सीट्स का मामला था तो इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स दे दी हुकूमत को और इत्तेहादियों को उनके रिजर्व सीट्स मिल गई। बाद में फिर वो जब चैलेंज हुआ, और जब चैलेंज भी हुआ तब भी आपने देखा कि जब चैलेंज हुआ और उसका फैसला उनके हक में नहीं आया हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के, तब भी उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से यही कॉन्फिडेंस है हुकूमत का कि कल अगर कोई आईनी तरमीम आती है और उस पर आने वाले वक्त पे वोटिंग भी हो जाती है और हम जैसे तैसे करके अमेंडमेंट पास करवा लेते हैं, इसके बाद जो भी मामला होगा वो फिर कोर्ट्स में जाएगा, अगर अदालत में भी जाता भी है तब भी उसको देख लिया जाएगा वहां पे, लेकिन फिलहाल ये मामला हम कर गुजरे। तो इस तरीके से तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये कॉन्फिडेंट है हुकूमत के हम नंबर पूरे कर लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा इसका स्टेट, उस पर मेरे ख्याल से अभी तक एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया शहजाद, इस हवाले से अंदर की इतलात दे रहे थे। हमारे साथ सेनेटर तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नेशनल असेंबली से शुरू होगा मामला या सेनेट से? सेनेट में आप खुद मौजूद हैं, आंख बंद करके हुकूमत जा रही है या आंख खोल के जा रही है और खुद फैसला करके जा रही है या फरिश्ते घर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जजेस अपॉइंटमेंट पे जो बहस है वो 19वीं तरमीम के बाद से शुरू हो गई थी और पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट शायद ही दुनिया में वाहिद ऐसा ये अदलिया है जो खुद ही अपॉइंट करती है, खुद ही फायर करती है। और ये डिस्कशन इसीलिए 19वीं तरमीम के बाद शुरू हुई और फिर आपने देखा कि एक एक चैम्बर के 3-3 जज, और जिस चैम्बर का चीफ जस्टिस या जिस चैम्बर का कोई लॉबी मजबूत होती थी वो जज बन जाते थे। तो मेरा ख्याल है ये उस वक़्त से ये बात शुरू हुई है, सारी पार्टीज़ इस पे बात करती रही हैं, इस बात की ज़रूरत है। और अगर ये कोई भी हुकूमत करती तो ये पाकिस्तान में जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उसकी बेस है और इसको होना चाहिए था बहुत देर पहले। साहब देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जो फौरी तरजीह है या फौरी परेशानी है वो चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला है। जब आप ये बात करते हैं कि जी पैनल हो, पैनल में से एक मुंतखब हो तो चीफ जस्टिस का मामला है, 65 से 68 साल की उम्र हो जाए तो भी चीफ जस्टिस का मामला है। अब जब हुकूमत इन दोनों मामलात पर हिंट दे रही है, मौलाना के बगैर कर नहीं सकते, मौलाना कह रहे हैं कि वो तौसी के हामी नहीं है मगर पैनल के हामी हैं, मौलाना के बगैर आप सेनेट में पूरे नहीं हैं, और नेशनल असेंबली में क्या आप PTI के लोगों को तोड़ने में काम है? आप तो कैसे तोड़ेंगे? क्या आपके लिए तोड़ दिए गए थे लोग? देखिए, तकरीबन सारी जमातों से बात हो रही है और PTI के सवा तकरीबन इंडिपेंडेंट समेत तमाम जमातों से इस पे कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद सिर्फ एक वोट की कमी है क्योंकि रहीम यार खान से एक सीट और मिल चुकी है, पहले 2 वोट्स की कमी थी। तो हम इसको नहीं देख रहे, हम बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कंसेंसस पैदा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो दोनों हाउसेस से बड़ी मेजॉरिटी से ये आगे निकलेगा। वैसे मगर बड़ी मेजॉरिटी नहीं, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके ऊपर बहरहाल सवाल मौजूद है। और ऐसी क्या जल्दी है, क्यों चाहते हैं आप कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस को मज़ीद 3 साल देना चाहते हैं 68 साल करके, या फिर अगला चीफ जस्टिस कौन हो वो अपनी मर्ज़ी का लाना चाहते हैं ये तरमीम करके? क्योंकि बहरहाल एक ऐसे रास्ते की तरफ आप जा रहे हैं जो आगे जाके कंट्रोवर्सीज भी पैदा कर सकता है, मामलात ख़राब भी कर सकता है। देखिए, जो 19वीं तरमीम थी वो आपको पता है कि वो कहते हैं कि गर्दन पे गोडा रख के वो करवाई गई थी और ज़ोर ज़बरदस्ती से, ये उसके बाद से ये डिस्कशन शुरू है। और क्योंकि ये तो पीपल्स पार्टी कह सकती है ना, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो उस वक्त खड़े थे इफ्तिखार चौधरी साहब के हक में। नहीं, हम नहीं देखिए, गुजारिश ये है, 18th अमेंडमेंट हम ही ने की थी और 18th अमेंडमेंट में हमारा कंसेंसस शामिल था और 19th अमेंडमेंट जो थी उसके लिए वो अदलिया की तरफ से करवाई गई थी। सो ये उस वक्त स्टैंड लेते ना पीपल्स पार्टी के साथ, किसी उस वक्त आपने स्टैंड नहीं लिया, आप लेते पीपल्स पार्टी के साथ स्टैंड, बट बहरहाल
मेरी गुजारिश सुने ना, देखे ना, हमने स्टैंड क्यों, अगर पीपल्स पार्टी ने भी स्टैंड नहीं उस वक्त रख सकी थी, प्रेशर था, दबाव था। और उसके बाद आपने देखा कि पहले भी हमने एक कुछ अमेंडमेंट्स की और उसमें सो मोटो, उसके बाद जो बेंच बनता है क्या उसमें रिफॉर्म्स हुए या कोई ख़ास हुकूमत के लिए थी। तो ये रिफॉर्म्स का जो मामला है, जब हुकूमत के पास 2/3 होगी तो तभी हो सकती है, और अगर हमें मौका मिल रहा है तो ये ऑल टाइम्स टू कम, ये हर के लिए है, और ये किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना किसी को एक्सटेंशन देने के लिए, ना किसी को रोकने के लिए। ये एक पूरा रिफॉर्म है और इसको देखने से पहले इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ढाई के बाद मेरा नहीं ख्याल जो लोग रह जाएंगे वो मिनॉरिटी में होंगे, तो फिर मिनॉरिटी में तो चंद लोग रह ही जाते हैं। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त, कम से कम सेनेट की हद तक बताइएगा, क्योंकि मौलाना साहब के बगैर नहीं हो सकता, एनपी के बगैर नहीं हो सकता, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, कि वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी है आपके पास? जी बिल्कुल, मौलाना साहब होंगे तो 2/3 मेजॉरिटी से ज़ायद वोट होंगे। और मैंने आपको दोबारा कह दूं, तकरीबन तमाम पार्टियों से ये कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई तो सिर्फ आपको पता है ज़िद में वो यानी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं हमसे कि नहीं ये होना चाहिए, ये ज़रूरत है, ये हम भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब हुकूमत कर रही है तो वो ज़िद में या इमरान खान के कहने पर वो ये माहौल नहीं बनाना चाहते कि वो सही चीज़ को भी सही नहीं कहना चाहते। सो उन्होंने पहले भी बेंच बनाने की भी मुखालफत की, पहले नैब कानून की भी मुखालफत की, और इमरान खान को फिर दोनों चीज़ों का फ़ायदा हुआ, और उसी नैब कानून से आज वो फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी मुखालफत करते थे। तो ये भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान को फ़ायदा देंगी। हम बिल्कुल भी इसको अपनी हुकूमत के तनाज़र में, किसी को रोकने के तनाज़र में या किसी को लाने के लिए नहीं कर रहे। ये 19वीं तरमीम से लेके अब तक डिस्कशन जारी थी, और अब अगर ये 2/3 तक बात पहुंचेगी तो ये हो जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए ज़रूरी है। वैसे मुझे ये बताइएगा, इसके अलावा जो कुछ हुआ, एक जलसा होता है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, उसमें तो फिर जो रिमांड दिए गए वो भी अब कलअदम हो रहे हैं, जजेस सवाल उठा रहे हैं, एफआईआर्स को मज़े का खेज़ कहा जा रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। जो हुआ, और वज़ीर दिफा खुद कह रहे थे कि ना होता पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां तो बेहतर था। अब आप लोग को इस वक्त ओवरऑल इस सारी सिचुएशन से नुकसान नहीं हो रहा, और आप समझते हैं कि आप पंजाब में तहरीक इंसाफ का जलसा आप रोक पाएंगे या फिर करने देंगे, ये जो माजी में गलती की वो नहीं करेंगे? देखिए, ये नहीं होना चाहिए था जो पार्लियामेंट वाला मामला है, और जलसे में जो कुछ जो हदूद उन्होंने क्रॉस की हैं वो भी नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद ये जो आप बात करते हैं कानून साजी की, ये इसलिए भी इस वक्त ज़रूरी है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जा सके। मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत देर पहले कहा था कि पार्लियामेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोई भी कानून बना सकती है, और ऐसे वो तमाम कवानीन जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, उस वक्त तक फिर ना ही मईशत चल सकती है, ना पाकिस्तान चल सकता है, ना गरीब की रोटी चल सकती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट का जो भरपूर रोल है वो होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो आप पीटीआई हिस्सा ले, पीटीआई को जलसे करने की भी इजाजत होनी चाहिए, तो फिर लाहौर में जलसे की इजाजत है उन्हें? देखिए, गुजारिश ये है, जलसे करने के लिए आपने एक जलसे की इजाज़त दी, उसकी धज्जियां देखे कैसे उखाड़ी हैं। इनको रूट दिया गया, इनको सिक्योरिटी दी गई, इनको टाइम दिया गया, इनको तमाम चीज़ें दी गई, हर चीज़ की धज्जियां उखाड़। उसके बाद आप क्या फितना, फसाद, या वहाँ पे अदारों को चैलेंज करने के लिए और गाली गलोच के लिए क्या पाकिस्तान में ये माहौल बनने दें ताकि ये IMF की डील से लेकर और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से आज महंगाई और बाकी चीज़ों में कमी आई है, कोई गरीब को सांस आने लगा है, वो और तंग हो जाए? तो मामला ये आप लोगों ने इजाजत देकर भी इजाजत पूरी तरह नहीं दी थी ना। आप लोगों ने रास्तों में रुकावटें डाली, बड़ी मुश्किल से जलसा हो पाया। जो तकरीर की गई गड्डापुर साहब की, उसके बाद पीटीआई बैकफुट पर थी, नहीं डिफेंड कर पा रही थी, फिर पूरी पीटीआई उनके साथ खड़ी हो गई जब आप लोगों ने जिस तरीके से गिरफ्तारियां की। तो आप एक तरफ ये फैसला कर लें कि आपने अगर जलसे की इजाजत देनी है तो फिर उसे होने भी देना है। वो आते, जलसा करते, खिलाफ वर्जी करते, कानूनी कार्रवाई कर लेते। देखिए, गुजारिश है कि जब वो खिलाफ वर्जी करें तो वो कहते हैं कि हम ऊपर से उतरे हुए, हमारे पर तो आप कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दें या वो 126 दिन का धरना दें, वो समझते हैं कि हम पर कोई कानून नहीं लगना चाहिए। वो पार्लियामेंट पे
वो समझते हैं कि हम मुबर्रा इन चीज़ों से। देखिए मामला ये है कि बिल्कुल जलसा होना चाहिए, लेकिन इस वक्त पीटीआई की सियासत इमरान खान की सज़ाओं के गिर्द घूमती है, इमरान खान को सज़ाओं से बचाने के लिए घूमती है। उन्हें ना कोई सही नज़र आता है, ना उन्हें कोई अच्छा नज़र आता है, ना वो पाकिस्तान का मुफाद, ना और कोई चीज़ देख रहे हैं। वो मुझे ये बताइए, जो इस्लामाबाद का जलसा था, किसी एक आदमी ने बिजली के बिल की बात की हो, गरीब की रोटी सस्ती करने की बात की हो, या गंडापुर साहब ने बताया हो कि 6 महीने में उन्होंने क्या इकदाम किए हैं कि केपीके के लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है? सिर्फ चैलेंज, गाली और अफरा तफरी को रहा करवाएंगे, ज़बरदस्ती ले आएंगे, सज़ा नहीं होने देंगे। तो जिनकी सियासत इतनी वो टनल विजन हो, सिर्फ इमरान खान की सज़ा के गिर्द घूमती हो, तो वो सही को सही नहीं कह सकते। और वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी उन्हें सूट नहीं करती, उन्हें अफरा तफरी सूट करती है। IMF को ख़त लिखना पड़े वो लिख देते हैं, कहते हैं हम अफगानिस्तान से डायरेक्ट बात करेंगे। तो कल अगर पंजाब कहे कि हमने भारत से बात करनी है, या सिंध कहे कि हमने राजस्थान वालों से रास्ता खोलना है, या बलोचिस्तान कहे कि हम ईरान से अपना मसला हल करेंगे, तो क्या पाकिस्तान में 4 फॉरेन पॉलिसियाँ इसलिए चलाना चाहते हैं कि किसी तरह एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे वफाक कमज़ोर हो? तो मेरा ख्याल है पीटीआई की सियासत जो है वो इस वक्त इमरान खान को सज़ा से बचाने के लिए NRO के गिर्द घूमती है, और उसको रहा कराने के लिए उन्हें ना पाकिस्तान ना पाकिस्तानी के लोगों की कोई फिक्र नहीं है, और इस जलसों में पाकिस्तान के लोगों की कोई बात नहीं वो करते। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। हमारे खदशात इस वक्त ये है कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में नए केस कोई बना के ट्रांसफर किया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं मिलिट्री से, एस्टेब्लिशमेंट से, कि आप इमरान खान को मिलिट्री जेल में क्यों ट्रांसफर करना चाहते हैं? आप इसलिए ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि हम सबका राब्ता फैमिली का भी खत्म हो जाए, लॉयर्स का भी खत्म हो जाए। हम इस वक्त अपनी जुडिशरी से अपील करेंगे कि हमारा केस एक मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ लगा हुआ है, कोई सुन नहीं रहा, कि आप आईनी तरीके से, जो आईनी हक है हम पाकिस्तानियों का, आप हमें उसके तहत तहफ़्फ़ुज़ दें। जबकि ज़राए के मुताबिक आज FIA ने इमरान खान के एक्स हैंडल से आज की गई पोस्ट को धमकी आमेज़ करार देते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिसके लिए FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 रुकनी टीम आज हरियाणा जेल भी गई। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने भी तफसीलात बताई। जो बानी चेयरमैन PTI की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिया गया, और फिर वही रविश, ये सेडिशन की तरफ जा रहे हैं, ये इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं, फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। फिर से वही बात, अपने आप को मुजीब और रहमान से कंपेयर कर रहे हैं। जिस शेख मुजीब को आप अपने आप से कंपेयर करते थे, स्टैचू गिरे हैं, और अगरतला कंस्पिरेसी हमेशा के लिए दफन हुई है। वहां पे लोगों ने एक सच को रियलाइज किया। अब आप अपने आप को दोबारा शेख मुजीब से कंपेयर कर रहे हैं। जो आपने एग्जाम्पल कोट किए हैं, ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है, और ये इनको शर्म आनी चाहिए। ये बातें करते हुए आप इस मुल्क की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, लोगों को एनार्की पे उकसाते हैं, आप सेडिशन करते हैं। तो इस पे FIA ने ये फैसला किया है, कायदा तहकीकात करेंगे, और ये पूछा जाएगा कि ये सोशल मीडिया पोस्ट बानी चेयरमैन PTI के अकाउंट से कौन चला रहा है। कोई इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप स्टेट पर हमलावर हों, इदारों के सरबराहान के खिलाफ कैंपेनें चलाएं। FIA इसकी इंक्वायरी कर रही है, और जो भी मुल्जिमान होंगे, जहां से भी ये डायरेक्शन आ रही है, ये पूछताछ की जाएगी बानी चेयरमैन PTI से। इस आम पेशरफ के अलावा आज कौमी असम्बली से गिरफ्तार किए गए PTI के अराकीन से मुतालिक भी पेशरफ सामने आए। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के गिरफ्तार अराकीन के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिया है। मज़कूरा अराकीन को आज भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के इजलास के लिए पेश किया गया था। सिर्फ यही नहीं, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन अराकीन के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के फैसले को मुअत्तल कर दिया था, और आज रिमांड के फैसले को ही कलअदम करार दे दिया है। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक के FIR पर दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने देखा है कि जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8 दिन का रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने देखना है कि आखिर क्या हुआ था कि 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो गया। तो इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने FIR पढ़कर सुनाई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को क्या मैं नहीं जानता,
गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। क्या गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली है। अब इनसे क्या बरामद करना है? तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई और कमरा अदालत में कह लगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हो गया है। तो चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए कि 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते कस्टडी दी जाती है, लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की होती है। इस मुकदमे में मजे का खेज किस्म के इल्जामात हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया गया। इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीक़ाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रज़िया जो गुंडों में फंस गई है? इसके अलावा आज जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ एक दरख्वास्त आई हुई है जिसे आइंदा हफ्ते सुनूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। किसी इदारे का तो वक़ार बाकी रहने देना। कर क्या रहे हैं? पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अराकीन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने मौका अख्तियार किया कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई। तो चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए कि अगर आपकी बात मान ली जाए फिर तो कत्ल के मुलजिम का तो इनकाउंटर कर दें। आपकी बात मान ली जाए तो फिर फेयर ट्रायल कहाँ रह गया? किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक हासिल है। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया और अब पार्लियामेंट में कर दिया गया। समाअत के बाद 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई अरकान के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का अदालती फैसला कलअदम करार दे दिया। क्या हो रहा है? सूरत हाल किस तरफ जा रही है? हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब तज़कियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब एग्जैक्टली हुकूमत के पास क्या कॉन्फिडेंस आया है? मैं देख रहा था आप मुसलसल ये बात कह रहे थे कि जो आईनी तरमीम है वो अभी तक ऑफ द टेबल नहीं है। हालांकि वज़ीर कानून कह रहे थे कि जी अब इस मामले को भूल जाएं, जाने दें। अब हुकूमत कह रही है कल ये मामला करने जा रहे हैं। मौलाना ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं? हुकूमत इस हवाले से भी अभी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रही। जो 41 अरकान है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के आज़ाद हो गए, हुकूमत ये इशारा भी दे रही है कि शायद उनमें से कोई इनके साथ मिल जाएंगे। फिर क्रैक डाउन इमरान खान के खिलाफ नहीं FIR। कोई हुकूमत को कोई कॉन्फिडेंस है और क्या वो दुरुस्त कॉन्फिडेंस है कि जी हम जो कर रहे हैं जो भी कर लें, जजेस जो भी कहें कुछ नहीं होता? नहीं, अभी तक तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सही बुनियादों पर कायम है। जाजेब आपने शाहजेब आपने बात सुनी, आपने आज मौलाना साहब का भी बयान देखा जहां उन्होंने कहा कि अगर हमारी चीज़ें शामिल हों तो बिल्कुल इस पर गौर हो सकता है। जहां तक है रिटायरमेंट एज बढ़ाने की, देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि एक शख्सी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है। इससे ज़्यादा पर्सन स्पेसिफिक क्या होगी कि जिन चीफ जस्टिस साहब के बारे में अब एक क्लियर एक ओपिनियन है कि जिनको रखा जा रहा है उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो वो ही उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी तो उनकी 3 साल और बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए अगले 2.5-3 साल इंपॉर्टेंट हैं गवर्नमेंट के लिए और जो सेटअप है एस्टैब्लिशमेंट भी, उनका ख्याल ये है कि ये 3 सालों में इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे, सब कुछ होगा। तो जो खान साहब की अपील है या उनका जो बयानिया है वो जैसे जैसे मैशत बेहतर होगी वो कमज़ोर होगा। जवाब में ये कहा जाता है कि देखिए किसी भी जज का हक नहीं मारा जा रहा। अगर फैज़ीसा साहब 3 साल के लिए आते हैं, एक्सटेंशन हो जाती है उम्र में, तो 3 साल बाद मंसूर अली शाह साहब बन जाएंगे, फिर फलाना बन जाएगा, वो बन जाएगा। हकीकत ऐसे नहीं है। टर्म्स का फर्क पड़ जाएगा कि किसकी टर्म्स कितनी रहती है, कितनी नहीं होती। असल गेम है मौजूदा 3 साल के लिए। और अभी तो ये भी एक बहस चल रही है कि क्या इसी हल्ले में 209 भी शामिल कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। 209 आर्टिकल आपको पता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपनी मंशा के बगैर आप उनको भिजवा सकते हैं दूसरे सूबे हाई कोर्ट्स के अंदर वो, लेकिन वो शायद अभी मामला लटक जाए। तो ये चीज़ें तो क्लियर है। ये भी क्लियर है कि JUI डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करेगी। अभी तक जो मसला था सेनेट के अंदर तकरीबन 5 सीटों का मसला था, नेशनल असेंबली में 4 है। नेशनल असेंबली का मैं 2-4 दिन पहले भी अपने शोज में भी कर रहा था, प्रोग्राम में बात कर रहा था कि नेशनल असेंबली इन्होंने कवर कर ली हुई है। सेनेट का मसला था वो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया हमारी तादाद पूरी है, बैरिस्टर कील का आपने बताया, उन्होंने भी कह दिया है। सो अगर वो अपने मुंह से कह रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर वो भी बंदोबस्त हो गया होगा। सो ये अमेंडमेंट्स अब सामने आ रही हैं। और जो जुडिशल रिफॉर्म में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, जो इन्होंने जजेस का सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन का कहा है, जो जुडिशल कमीशन जो कमेटी है वो उन 3 नामों पर गौर करेगी, नाम चीफ जस्टिस रेकमेंड करेंगे। सो वहाँ पे भी जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं इनका ही भारी हाथ होगा। ये जो 3 नाम कमेटी में लाएंगे फिर कमेटी उन 3 में से चुनेगी
ये नहीं है कि आप कमेटी 3 नाम उठा रही है कहीं से या किसी और फॉर्मूले पे, चीफ जस्टिस रेकमेंड करेंगे और कमेटी भी उनमें से एक बंदे को चुनेगी। तो अगर तीनों आदमी मैंने रेकमेंड करने हैं तो फिर ठीक है, आप शहजेब जिसको मर्जी उठा लें बीच में से, देयर ऑल बी माय 3 चॉइसेस ना। तो ये अब क्लियर नजर आ गया है कि अब बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है। और जो जस्टिस मुनीब आप जुडिशल कमीशन की मीटिंग से उठ के गए, जियो पे भी खबरें चल रही थी, बाकी चैनल्स में भी चल रहा था, जब उन्होंने कहा कि ये जो बातें हैं जरा बताएंगे जुडिशल रिफॉर्म्स की क्या बातें आ रही है अमेंडमेंट्स की, तो उनको बड़ा टका जवाब दे दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने। उन्होंने कहा कि जी आपका पूछना बनता ही नहीं है। टेक्निकली इट वाज अ करेक्ट रिस्पॉन्स कि ठीक है जी आपका जुडिशल कमीशन का ये नहीं है दायरा इख्तियार के पूछे क्या गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रही है। लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और उनका लंच के बाद जो इतला आ रही है वो मीटिंग से उठ के चले गए, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं। आपको नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा ये फर्क पड़ेगा और जब तादाद बढ़ जाएगी। और इस सारे सिनेरियो में सर जब आपको लगता है कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस किसी ना किसी बुनियाद पर है, तो फिर इमरान खान साहब जब इतना सख्त मौकफ ले रहे हैं, पार्टी भी सख्त मौकफ ले रही है, उनके वजीर आला भी सख्त मौकफ ले रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो सख्ती है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से है या किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से? नहीं, मेरा ख्याल है कि खास साहब आप कन्विंस हो गए हैं कि किसी भी किस्म की उनकी रियायत नहीं मिलनी। उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि उनको एक बयान जब जर्नलिस्टों से बात करते हुए कि 5-6 लोग बात कर रहे थे, मैंने अब हिदायत कर दी है कोई किसी से बात ना करे। ये तो बड़ा क्लियर है अब कि उनको नजर आ गया है कि अब सिर्फ एजिटेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पे जाके कोई आउट ऑफ कंपल्शन बात करने पे मजबूर हो तो वैसे तो बात होगी नहीं। इसलिए वो तो बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना रेजिंग द एंटे, तो वो तो आप बिल्कुल कर रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि वहां से तो बिल्कुल वो उनको पता है कि एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। क्या ये पार्टी इस पोजीशन में है कि सड़क गर्म करे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मौलाना साहब तो साफ हाथ उठा चुके हैं और जितने भी हम चीज़ें मिल रही हैं हमें नज़र आ रहे हैं, उससे नज़र ये आता है कि एक टैक्टिकल एग्रीमेंट हो गया हुआ है मौलाना साहब का इनके साथ, जो हम किस्तों में आहिस्ता इम्प्लीमेंट होते देखेंगे और फिर हमें नज़र आएगा कि जो उसके बदले चीज़ें तय हुई भी हैं, वो गवर्नर भी हो सकते हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में ग्रेटर रोल है, सेनेट की सीट्स हैं, वो भी हमें किस्तों में आएगी। देखिए मौलाना साहब की एक झटके में सपोर्ट नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इसी तरह जो भी चीज़ें तय हुई हुई वो भी हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है अब कि मुझे तो एब्सोल्युटली हैव नो डाउट कि मौलाना साहब का इनके साथ भले जो मर्जी कहें वो चीज़ें तय हो गई हुई हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक इस हवाले से बात कर रहे थे। अब आज जो जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से इतलात आ रही हैं कि जब जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ने तो जस्टिस मुनीब अख्तर उठकर चले गए, मगर उसके बावजूद भी इजलास जारी रहा। क्या मामला हुआ कि उन्हें वो चले गए, फिर इजलास होता रहा? इस पर बात करेंगे। अंदर की बात क्या है, क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। एक तरफ जुडिशल पैकेज को लेकर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, तो उसमें भी बदमज़गी की खबरें सामने आने लगी और खबरों के मुताबिक इजलास के दौरान ही जस्टिस मुनीब अख्तर उठकर चले गए और ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दरमियान मुकालमा हुआ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पूछा कि गुज़िश्ता इजलास में जिस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बताया गया था उसके बारे में बताएं, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं, जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है, जुडिशल कमीशन हुकूमत से यह नहीं पूछ सकता। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन के 3 मई को होने वाले इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने कहा था कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है, जिससे जुडिशल कमीशन की शक्ल तब्दील हो सकती है, इसलिए इजलास को मौखर किया जाए। इस पर जस्टिस याया आफरीदी ने तजवीज़ दी थी कि क्योंकि हुकूमत आइन में तरामीम का इरादा रखती है, तो इसलिए एजेंडे को मौखर करके इजलास को मुलतवी करना चाहिए। इसके बाद इस हवाले से तमाम अराकीन का मौक़िफ़ लिया गया और फिर इस बात पर इत्तफाक किया गया कि इजलास को मुलतवी किया जाए। और आज जब दोबारा इसी एजेंडे पर इजलास हुआ तो ज़रा से खबर सामने आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी तरमीम से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से चले गए। आज के इजलास में क्या हुआ, क्या सदाकत है इन खबरों में जो आज आती रही। नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इजलास के बाद जो एलामी आया ज़ाहिर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हुआ है, किस हद तक सदाकत है इन खबरों में जो कि सामने आ रही थी? जी हाँ, बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है। और जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास ख़त्म हुआ है
तो मुख्तलिफ, क्योंकि आपको पता है कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो जुडिशल कमीशन होता है, उसी तरह से जो हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती और तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन होते हैं तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर, तो वो तमाम जो है वो अरकान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूद थे, तकरीबन 26 से 27, जो कि आज लॉ मिनिस्टर जो है वो इस इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे। और ये बात हमें कन्फर्म की मुख्तलिफ जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं जो उस मीटिंग के अंदर शरीक थे, और हमें ये बताया गया उनकी तरफ से, और ना सिर्फ एक ज़रिए से बल्कि चार ज़रियों से इस बात की तस्दीक हुई कि जो जब ये इजलास शुरू हुआ है और जो कि कमेटी बनाई गई थी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, जस्टिस मंजूर मलिक और बाकी जो सीनियर प्यूनिट जजेस थे हाई कोर्ट्स के और बार कौंसिल के नुमाइंदों के, उनकी जो तजावीज़ थी जो पिछले इजलास में पेश होनी थी मंजूरी के लिए, वो जब उन्होंने पढ़नी शुरू की हैं तो इस दौरान ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल कहा कि जी वो आइनी तरमीम के हवाले से जो सवाल है, ये इस सवाल के हवाले से जो है वो पूछा गया, तो इस पर लॉ मिनिस्टर वहाँ मौजूद नहीं थे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ये इसका जवाब जो है वो लॉ मिनिस्टर दे सकते हैं, और ये फोरम नहीं है कि जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से ये जवाबदेही की जा सके इस मामले के ऊपर, और हुकूमत इस मामले की पाबंद भी नहीं है कि वो जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर हो, जो एजेंडे की कार्रवाई है उसके ऊपर जो है वो हम अपना राय देने के लिए तैयार हैं। और ये अभी बात हो ही रही थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उठ गए और इजलास से चले गए गुस्से में, और उनको रोकने की कोशिश भी की, और जस्टिस मंसूर मलिक जो हैं, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और जुडिशल कमीशन के जो रिटायर्ड जजेस की एक नॉमिनेशन होती है 2 साल के लिए, वो उस कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने अलबत्ता ज़रूर कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर कि आप इजलास में बैठें और अगर जो भी इख्तिलाफ राय है आपका आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके चले गए, और अभी अटॉर्नी जनरल की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने भी ये इजलास के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश की कि एक बहुत अहम मीटिंग है जिस मीटिंग के अंदर उन्होंने जाना है, और जुडिशल कमीशन जो भी फैसला करेगी मेरी उसके लिए हाँ है बतौर मेंबर कमीशन के। तो उसके बाद फिर जो है वो इजलास जारी रहा, और जो हमारे ज़राए कहते हैं कि उसके बाद बड़े कॉर्डियल माहौल के अंदर इजलास हुआ, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिसंबर में बनाई थी, उन तजावीज़ के ऊपर तरामीम प्रपोज भी की गई, उनके ऊपर डेलिब्रेशन हुई। 11:30 बजे इजलास शुरू हुआ और तकरीबन 4:30 बजे तक एक उसके दरमियान नमाज का वक्फा हुआ, बाकी ये तफसीली मशावरत जो है वो उसके ऊपर की गई। और इजलास की जो बड़ी खबरें हैं उस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं, गो के जो इलामिया जारी हुआ उसके अंदर तो ये कहा गया है कि ये तजावीज़ मुतफ़क़ा तौर पर तरामीम मंजूर हो गई हैं कवायद के हवाले से, और इसका मसवदा 28 सितंबर के इजलास में चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनिट जज तैयार करके तो पेश करेंगे मंजूरी के लिए। लेकिन जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है उसके अंदर बहुत अहम जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ तो हुई है कि हाई कोर्ट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। पहले जो था वो ये इख्तियार था मौजूदा जो जुडिशल कमीशन और क़वायद ज़वाबित के तहत कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के लिए जजेस के नाम नॉमिनेट करता था, लेकिन अब एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जिसकी तजवीज़ दी गई, और हमारे ज़राए का दावा यह है कि वो मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर भी हो गई है कि उसके लिए चीफ जस्टिस होंगे मुतल्लिका हाई कोर्ट के, सीनियर प्यूनिट जज होंगे, और एक बार कौंसिल जो सूबाई बार कौंसिल है उनका नुमाइंदा भी होगा, और ये 3 लोग नाम तजवीज़ करेंगे कि किसको जज बनाना है। अब इसके अंदर जो कमेटी की सिफारिशात हैं उसके अंदर क्राइटेरिया भी जो है वो उसकी भी मंजूरी दी गई है। वो एक तवील चीज़ें हैं, उसकी कुछ चीज़ें हमारे पास हैं लेकिन अभी हतमी तौर पे हम उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी के हवाले से इस बात की भी हमारे 4 ज़राए जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। अब इसके बाद दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था कि उसी जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट है, जैसे कि हमने देखा भी और एक रवायत भी चली आ रही थी, लेकिन ये रवायत टूटी जब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम जो है वो 3 नंबर से जो है वो जज बनी, और उनकी नॉमिनेशन भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने की थी। तो अब ये भी हुआ है कि हाई कोर्ट के लिए सीनियर मोस्ट जज का नाम कंसीडर नहीं होगा, बल्कि उसी तरह से 3 जज साहिबान के नाम कंसीडर होंगे, और उनमें से किसी एक को जो है वो जुडिशल कमीशन अक्सरियत राय से उसकी मंजूरी देगा। बहुत शुक्रिया, की तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इरा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।